नमस्कार। नाथूराम गोडसे जी से साक्षात्कार से पहले आपको ये बता दूं कि साक्षात्कार के दौरान जो भी शब्द होंगे, जो बोलेंगे नाथूराम गोडसे जी, ये उनके होंगे। जो भी वो तर्क देंगे, जो भी वो कारण देंगे, ये उनके होंगे और ये जिम्मेदारी भी उनकी होगी। नाथूराम विनायक गोडसे, क्या नाम है। नाथ राम विनायक गणेश जी गॉड से, गॉड के पास ही है, भगवान के पास हैं। और हमारे इंटरव्यू का जो आधार है वो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है उनका। उन्होंने गांधी का वध क्यों किया था, अदालत में उन्होंने दिया था। ये बहुत दिनों तक इस पर प्रतिबंध था जो अब पब्लिक है, अभी सोशल मीडिया पे बहुत घूम रहा है। तो शुरू करते हैं नाथूराम विनायक गोडसे जी से साक्षात्कार। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और बता देना चाहते हैं कि मैं अनूप कुमार और ये हमारा चैनल जेएम न्यूज़, जय हिंद मैथिली न्यूज़, सहमत है या असहमत है गोडसे जी की बातों से, तर्कों से, विचारधारा से, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता कि आप जो सुन रहे हैं वो कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं साक्षात्कार। नाथूराम विनायक गोडसे जी, आपकी मोहनदास करमचंद गांधी जी से, जिन्हें महात्मा गांधी भी कहा गया और जो आपके जीवन काल में राष्ट्रपिता कहे जाते रहे, से कोई पर्सनल इनिमिटी थी, शत्रुता थी? अगर आपकी कोई निजी शत्रुता थी महात्मा गांधी जी से तो क्या थी और उसका कारण क्या था? गांधी जी से मेरी शत्रुता नहीं थी। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान योजना में उनका मन शुद्ध था। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे मन में देश प्रेम के अतिरिक्त कुछ न था। मुझे इस कारण हाथ उठाना पड़ा कि पाकिस्तान बनने पर जो भयंकर घटनाएं हुई उनके उत्तरदायी केवल गांधी जी थे। मुझे ये पता था कि हत्या के बाद लोगों के विचार मेरे विषय में बदल जाएंगे। समाज में मेरा जितना आदर है वो नष्ट हो जाएगा। मैं जानता था कि समाचार पत्र बुरी तरह मेरी निंदा करेंगे, किंतु मैं नहीं जानता था कि अखबार इतने पतित हो जाएंगे कि सत्य का गला घोंट देंगे। समाचार पत्रों ने कभी निष्पक्षता से नहीं लिखा। यदि वे देश के हित का अधिक ध्यान रखते और एक मनुष्य की व्यक्तिगत इच्छाओं को कम ध्यान देते तो देश के नेता पाकिस्तान स्वीकार न करते। अगर देश के नेता पाकिस्तान स्वीकार न करते, मीडिया पतित नहीं होती, मीडिया राष्ट्रवादी धारा से प्रेरित होती, तो ये पाकिस्तान नहीं बनता। नाथूराम गोडसे जी, क्या आप मानते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान नहीं बनता, देश का बंटवारा नहीं होता, तो देश आजाद ही नहीं होता? कुछ लोग कहते हैं कि यदि पाकिस्तान न बनता तो आजादी न मिलती। मैं इस विचार को ठीक नहीं मानता। लीडरों ने अपने पाप को छिपाने के लिए यह बहाना बनाया है। गांधीवादी कहते हैं कि उन्होंने अपनी शक्ति से स्वराज्य पाया। यदि उन्होंने अपनी शक्ति से स्वराज्य लिया है तो उन्होंने हारे हुए अंग्रेजों को पाकिस्तान की शर्त क्यों रखने दी और शक्ति से क्यों न रोका? मेरे विचार से महात्मा और उनके अनुयायियों की एक ही पॉलिसी रही, और वो ये कि पहले यवनों की मांग पर विरोध दर्शाना, फिर हिचक दिखाना और अंत में आत्मसमर्पण कर देना। इसी प्रकार पाकिस्तान की रूपरेखा स्वीकार कर ली गई। 15 अगस्त 1947 को छलपूर्वक पाकिस्तान स्वीकार कर लिया गया। पंजाब, बंगाल, सीमा प्रांत और सिंध के हिंदुओं का कोई विचार नहीं किया गया। देश के टुकड़े करके एक मजहबी धर्मनिष्ठित मुस्लिम राज्य बना दिया गया। मुसलमानों को अपने अराष्ट्रीय कार्यों का फल पाकिस्तान के रूप में मिल गया। गांधीवादी नेताओं ने उन लोगों को देशद्रोही सांप्रदायिक कहकर पुकारा जिन्होंने पाकिस्तान का विरोध किया था।
और पाकिस्तान स्वयं स्वीकार करके जिन्ना की सब बात मान ली। इस दुर्घटना से मेरे मन की शांति भंग हो गई। अच्छा, तो गोडसे जी, पाकिस्तान बनने से आपका मन अशांत हो गया, आप बेचैन रहने लगे। मेरा सवाल ये है कि जब पाकिस्तान बन गया, बंटवारा हो गया, उसके बाद आप किस बात से क्रोधित रहने लगे? उसके बाद भी पाकिस्तान बनाने के बाद कांग्रेस सरकार पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा करती तो मेरा क्रोध शांत हो जाता। मैं नहीं देख सकता था कि जनता को धोखा दिया जाए। करोड़ों हिंदुओं को मुसलमानों की दया पर छोड़कर गांधीवादी कहते रहे कि हिंदुओं को पाकिस्तान से नहीं आना चाहिए और वही रहना चाहिए। इस प्रकार हिंदू मुसलमानों के चंगुल में फंस गए और विकट विपत्तियों के शिकार हुए। जब मुझे इन घटनाओं की याद आती है तो मैं कांप उठता हूं। प्रतिदिन सहस्त्रों हिंदुओं का संहार होता था। 15,000 सिखों को गोलियों से भून दिया गया। हिंदू स्त्रियों को नग्न करके जुलूस निकाले गए। उनको पशुओं की भांति बेचा गया। लाखों हिंदुओं को धर्म बचाकर भागना पड़ा। 40 मील लंबा हिंदू निराश्रितों का जत्था हिंदुस्तान की ओर आ रहा था। हिंदुस्तान शासन इस भयानक कृत्य का कैसे भयानक निवारण करता था? उन निराश्रितों को वायुयान से रोटियां फेंककर। भारत सरकार पाकिस्तान से अत्याचार रोकने के लिए अनुरोध करती या धमकी देती कि यदि पाकिस्तान में अत्याचार बंद नहीं हुआ तो भारत में भी मुसलमानों की बुरी दशा होगी, तो इतने अत्याचार न होते। भारत सरकार गांधी जी के इशारों पर चलती थी और उसकी नीति कुछ और ही थी। यदि पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा के लिए समाचार पत्र कुछ लिख देते थे तो यह अर्थ लिया जाता था कि वे हिंदू मुसलमान में मतभेद फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे कार्यों को अपराध माना जाने लगा और प्रेस इमरजेंसी एक्ट की धाराएं लागू करके एक के बाद एक दूसरी जमानत मांगी जाने लगी। मुझे भी अनेक नोटिस मिले और 16,000 रुपए की सुरक्षित निधि तक मांगी गई। श्री मोरारजी देसाई के न्यायालय बयान के अनुसार ऐसी 900 घटनाएं हुई। इतना ही नहीं, जब प्रेस प्रतिनिधि मंडल मोरारजी से मिलने गया तो उन्होंने उनकी एक न सुनी। इस प्रकार मुझे आशा न रही कि गांधीवादी कांग्रेस सरकार पर शांतिमय ढंग से दबाव डाला जा सकता है। मतलब कि जैसे जिंदा आदमी को काटा जाता है ना, ऐसे भारत को काटा गया और पाकिस्तान बना गया। अहिंसा के नाम पे जो हिंसा हुई, 15,000 सिखों को काट दिया गया। हजारों लाखों हिंदुओं को, उनकी औरतों को, उनके साथ 40 मील लंबी लाइन रही पलायन कराने वाले लोगों की, और हिंदुस्तान में उनकी मदद कैसे हुई? हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से रोटी फेंक कर किया गया। नाथूराम गोडसे जी, आपसे सवाल ये है कि महात्मा गांधी अनशन के लिए जाने जाते हैं। आज़ाद भारत में बंटवारे के बाद, जब पाकिस्तान बन गया, उसके बाद भी गांधी जी ने अनशन किया। और नाथूराम गोडसे जी, आपने कहा है कि आज़ाद भारत में जब गांधी जी ने अनशन किया तो उनकी शर्तें ऐसी थी जो हिंदुओं के विरोध में थी। भाई, हिंदुओं के विरोध में ऐसी कौन सी शर्तें थी जिसको लेकर के गांधी जी ने अनशन किया? जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी तब पाकिस्तान या मुसलमानों के विरुद्ध गांधी जी ने एक भी शब्द नहीं कहा। हिंदू जाति और संस्कृति को मिटाने के लिए मुसलमानों ने जो अत्याचार किए, उनका मूल कारण गांधी है। यदि भारत की राजनीति को भली भांति संभाला जाता तो ऐसा हिंदू संहार कभी न होता जैसा अब हुआ, और जिसका उदाहरण इतिहास में कहीं नहीं मिलता।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुसलमानों से संबंध रखने वाली समस्याओं में गांधी जी ने कभी जनता के विचारों की ओर ध्यान नहीं दिया। गांधी जी की अहिंसा की आड़ में इतना रक्तपात हो चुका था कि जनता पाकिस्तान के पक्ष में किसी भी विचार का स्वागत करने के लिए तैयार न थी। स्पष्ट था कि जब तक पाकिस्तान में धर्मांध मुसलमान राज्य है, तब तक भारत में शांति नहीं हो सकती। फिर भी गांधी जी इस प्रकार का प्रचार कर रहे थे और इस तरह के विचार पाकिस्तान के पक्ष में फैला रहे थे, जैसा कर सकने में कोई कट्टर लीगी नेता भी सफल न हो पाता। इन्हीं दिनों में उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा करते हुए जो शर्तें रखी, वे सब भी केवल हिंदुओं के विरुद्ध और मुसलमानों के पक्ष में थी। गांधी जी के अनशन की जो शर्तें थी, उनमें पहली ये थी कि दिल्ली की मस्जिदों में रह रहे हिंदू शरणार्थियों को बाहर निकाला जाए और मस्जिदें मुसलमानों को सौंप दी जाए। गांधी जी ने अपनी शर्त सरकार और अन्य नेताओं को अनशन की धमकी देकर स्वीकार कराई। जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन मैं दिल्ली में था। मैंने देखा कि किस प्रकार गांधी जी की जिद को पूरा किया गया। वे शीत के दिन थे। गांधी जी ने अनशन खोला। उस दिन वर्षा हो रही थी। ऐसी असाधारण सर्दी और वर्षा में अच्छे स्थानों पर रहने वाले लोग भी कांप रहे थे। उस समय निराश्रित शरणार्थियों के कुटुंब मस्जिदों से सर्दी के मारे कांपते हुए निकाले गए। उनकी रक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया। कुछ शरणार्थी जो कुटुंब और स्त्रियों सहित बिरला हाउस गए और उन्होंने नारे लगाए, गांधी जी हमें स्थान दो। उस भव्य भवन में रहने वाले गांधी तक उन निराश्रितों की आवाज नहीं पहुंच सकी। मैंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा, जिसे देखकर कठोर से कठोर व्यक्ति का हृदय भी पिघल जाता। नाथूराम गोडसे जी से साक्षात्कार जारी रहेगा। ये थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इसका भाग 2 भी आप देखेंगे और साथ साथ ये लिंक में मिलता चला जाएगा आपको। आप अपना जो कमेंट्स हैं, जो रिएक्शंस हैं, जो आपकी विचारधारा है, जो आप कितना सहमत है असहमत नाथूराम गोडसे जी के तर्कों से आप जरूर लिखिए। जय हिंद।